हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से आज नए सेशन में आए हैं, जिसमें आपको बोले थे कि हम टोटल 500 सीरीज यानी 450 प्लस का सीरीज ला रहे हैं इकोनॉमिक्स का, है ना। इकोनॉमिक्स नहीं, हर सब्जेक्ट का ला रहा है, जिससे है कि अंतिम समय में आपका बहुत अच्छे तरीका से तैयारी हो सके, है ना। तो हम बोले थे पिछले वीडियो में भी कि अगर 450 वीडियो वाला सीरीज तो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। और लाइक और शेयर तो करना ही नहीं भूलिएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि जैसे कि ऑफलाइन के कोचिंग के बच्चे पिछले बार भी मेरे संस्थान से बहुत अच्छे रिजल्ट ला कर दिए हैं, तो आप भी दीजिएगा, ये मेरा भरोसा है आप पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जूम आउट कर लेते हैं हल्का, है ना। पहला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नांकित में से कौन स्फीति किसी अर्थशास्त्र के लिए सर्वावस्था उपयुक्त होती है। तो कौन होती है, तो सरपट या अति स्फीति, रेंगती स्फीति, या फिर चलती स्फीति, या फिर दौड़ती स्फीति। कहने का मतलब कि निम्नांकित में से कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वावस्था उपयुक्त होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है इससे उपयुक्त कौन होती है, तो ये जो है रेंगती स्फीति जो होता है से अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कारण आधारित स्फीति नहीं है। तो कौन नहीं है, तो मांग जनित स्मृति, लागत स्फीति, या फिर कैची हो जाएगा, तो अमूल प्रेरित स्फीति, या फिर रेंगती स्फीति। तो कैची हो रहा है कि निम्न में से कौन कारण आधारित स्फीति नहीं है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर वीडियो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट यहाँ देखिए 10 मिनट वहाँ देखिए, ऐसा करने से आपका कोई फायदा नहीं है। अंतिम समय है, किसी का भी वीडियो उठाइए तो उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिए, है ना। और जो हम पढ़ाते रहे ना बाबू, इससे बार एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। स्फीति अंतराल में की अवधारणा किनकी देन है, तो स्फीति अंतराल की जो अवधारणा है बाबू, वे किन साहब के देन है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसका है। कहने के मतलब है कि मुद्री स्फीति जो है से अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्ति, इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। ये जो कथन बोले थे ये किसने बोले थे, तो ये जो कथन बोले थे आपका बाबू, ये किंस महोदय नहीं बोले थे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो व्यवसायिक जो बैंक होता है बाबू, उसका कार्य क्या चीज़ नहीं होता है, तो ये जैसे मुद्रा का निर्गत नहीं कर सकता है। मुद्रा का जो निर्गत है बाबू केवल आरबीआई कर सकता है। हाँ, जमा स्वीकृत कर सकता है, साख सृजन भी कर सकता है और ग्राहकों को ऋण भी प्रदान करता है, लेकिन मुद्रा का निर्गत जो है सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, तो आरबीआई ही कर सकती है ना। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में व्यावसायिक बैंक की इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है। तो किस देश में व्यावसायिक बैंक की इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है, तो ये कहाँ का है, तो ये जो है आपका भाई वो भारत का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है। तो व्युत्पन्न जमा, नगद कोष, अधिकार, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है क्या चीज है, तो ये जो है आपका नगद कोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नगद कोष। उसके बाद जो है 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस दिन 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बाबू, वह कब किया गया था, तो ये जैसे 19 जुलाई 1969 को। ये बात याद रखिएगा, है ना। और किसके शासनकाल में, तो इंदिरा गांधी का शासनकाल था, है ना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए 14 बैंकों का जो किया गया था 1969 में, पूछ रहा है कब, तो 1980 की बात बोल रहा है। तो 1980 में जो है बाबू आपका 6 बैंकों का किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा क्या चीज नहीं किया जाता, नोट निर्गम, साख निर्माण, या फिर आम जनता से जमा स्वीकार, या फिर सरकार का बैंक। तो देखिए सरकार का बैंकर का भी काम करता है, शांत भी नियंत्रण करती है, ठीक है, नोट का भी निर्गमन करता है, लेकिन आम जनता जो होती है उससे जो है पैसा जमा आरबीआई नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, ये जो है आरबीआई का काम नहीं है ना। उसके बाद है 11 नंबर है कि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा कब, तो ये जो है कब होगा, तो ये जाएगा जब राजकोषीय घाटा का ब्याज भुगतान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, जब राजकोषीय घाटा के ब्याज भुगतान बराबर होता है तब जैसे राज्य बजट को जो है प्राथमिक घाटा क्या चीज तो शून्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन गैर कर राजस्व है। तो कौन जैसे गैर कर, तो क्या होगा, जीएसटी, उपहार कर, लाभांश, या फिर सीमा कर। तो कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका क्या चीज बोला है, तो गैर कर बोलाना है, तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू वो लाभांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लाभांश, ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में जानी जाती है। तो ये जो जाना जाता है बाबू आपका गैर राजस्व कर में। देख रहे हैं ना, ऊपर बोला कि राजस्व कर कौन है, तो लाभांश हो गया, और उसी का यहाँ पे उलट कर दिया जाए कि लाभांश किसके अंतर्गत आता है, तो गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है कि जब सरकार राजस्व से अधिक व्यय कर देती है, जब सरकार जो है राजस्व से अधिक व्यय कर देती है तो कहलाता है, तो क्या चीज कहलाता है, तो ये जो कहलाता है बाबू वो आपके घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि मोदी जी कर रहे हैं ना। उसके बाद 15 नंबर है कि विकासशील देशों में प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है। तो विकासशील जो देशों है बाबू उसमें जो है कौन, तो घाटे की बजट ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ विकासशील देश है, जैसे कि हमारा भी देश कैसा तो विकासशील है, तो इसमें जो है घाटे की बजट अधिकतर देखने को मिलता है ना। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी बजट से संबंधित है। तो पूंजी बजट से जो है संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पूंजी की बात करें तो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि आय प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से आय जो है आयकर जो है प्रत्यक्ष कर कहलाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से किससे लिया जाता है, तो ये जो लिया जाता है बाबू ये किससे लिया जाता है, तो ये जो है आय अर्जन से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भी आय कमाते हैं उससे जो है प्रत्यक्ष कर ही लिया जाता है। उसके बाद 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति नतोदर होता है। तो किस कारण से होता है, तो ये जो है वर्धमान अवसर लागत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक का एजेंसी कार्य क्या चाहिए। तो बैंक को जो एजेंसी कार्य है वो क्या चाहिए, तो ऋण देना। बैंक एजेंसी का कार्य क्या चाहिए, तो ऋण देना, जमा स्वीकार करना, लॉकर सुविधा देना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बैंक एजेंसिया का जो काम है बाबू ऋण देना नहीं होता। एजेंसी का मतलब है ना कि उसको जो है लॉकर की सुविधा प्रदान करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। बैंक का कार्य है कि ऋण देना, जमा स्वीकार करना, लेकिन एजेंसी का है कि उसका सुविधा प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन सा बजट में सम्मिलित होता है। तो बजट में कौन चीज सम्मिलित होता है, तो ये जो सम्मिलित होता है बाबू वे राज्य घाटा होता है, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा, इन तीनों सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है। तो पूर्ति वस्तु है कौन हो जाएगा, तो पूर्ति जो वस्तुएं हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य हेतु प्रति इकाई निश्चित मूल्य पर अवधारणा। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो माइक्रो जो है किससे, कौन सी शब्द से सम्मिलित है। तो माइक्रो जो है आपका बाबू यह ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, तो ग्रीक शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्षेत्र है। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन क्षेत्र है बाबू वह कैसा क्षेत्र है? तो उत्पादन फलन, मूल्यवर्धन फलन, वितरण एवं उत्पादन क्षेत्र के साधनों को, इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जो है अर्थव्यवस्था में है जैसे इस सभी को अध्ययन किया जाता है। देखिए थोड़ा तेज से चल रहे हैं ताकि आपका समय जो है जिसमें आपका समय को देखते हुए मैं रिवीजन करवा सकूं, है ना। अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है इसलिए, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या की सही व्याख्या कर सकते हैं? तो किस मूलभूत कर सकते हैं? तो ये जो है से आपका तकनीकी प्रगति को, आर्थिक वृद्धि को, या फिर आर्थिक कुशलता को, इनमें से सभी, तीन में से सभी, ये सभी प्रकार के जो है से मदद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अवसर लागत को है जैसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जैसे वैकल्पिक लागत एवं स्थानांतरण लागत से, स्थानांतरण लागत एवं मूल स्थितिक लागत से, ये भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्राकृतिक न हो। यह किनका कथन है? किसने कहा था कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो? ये बात जो है किसने कहा था? तो ये जो है स्टीगल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समग्र का जो अध्ययन है बाबू वे कहते हैं व्यवस्थीय अर्थशास्त्र में, व्यापक या फिर व्यवस्थीय अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि महामंदी किस वर्ष आया था? तो महामंदी जो आया था बाबू वो आया था 1929-30 में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन कौन आता है? तो कृषि आता है, लघु उद्योग होता है, खुदरा व्यापार होता है, ये सब सभी जो आता है इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है नहीं सर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे लघु व्यापार और खुदरा व्यापार जैसे द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा, सॉरी, ये जो आएगा वह प्रथम क्षेत्र में आएगा, कृषि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से क्या चीज हो जाएगा? तो खनन, निर्माण, संवाद, संवाद वाहन या फिर पशुपालन, तो ये जैसे संवाद वाहन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर है कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। किसका कथन है? पूर्ति जो है अपने मांग का जो है सृजन स्वयं करती है, ये किसने बोले थे? तो ये जो बात बोले थे वो जेबीसी ने बोले थे, जेबीसी ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी ब्रेड का व्यापार मूल्य 75 रुपये है और उनमें से बनाने में 50 रुपये मूल्य का गेहूं एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयुक्त होते हैं, तो बेकर एक ब्रेड बनाने वाला का मूल्यवर्धन विधि क्या हो जाएगा? तो क्या चीज हो जाएगा? तो इसमें जो है मूल्यवर्धन विधि में क्या चीज हो जाएगा बाबू? तो 25 रुपये हो जाएगा। रीजन है ना कि यहाँ पे 50 रुपये हो गया, 75 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो 25 रुपये बढ़ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि गुणक निर्भर करता है, तो गुणक जो है किस पर निर्भर करता है? तो गुणक जो है आपका किस पर निर्भर करता है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, एमपीसी पर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर और सीमांत बचत प्रवृत्ति पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी दोनों पर निर्भर करता है ना। उसके बाद है गुणांक का कौन सा सूत्र सही है? तो गुणांक का जैसे कौन सा सूत्र सही है? तो गुणांक बराबर तो 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यही तो बात सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुणांक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गुणांक को जैसे निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये जो किया जाता है के बराबर होता है, गुणांक को के से डिनोट करते हैं और इसका जो होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई से ही निरूपित किया जाता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है, तो प्रभावपूर्ण मांग जैसे किस पर निर्भर करती है? तो समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर या फिर ए बी दोनों पर। तो ये जैसे प्रभावपूर्ण जो है मांग बाबू किस पर निर्भर करता है? तो ये दोनों पर करती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर तरलता अधिकतम निर्भर रहती है? तो किस पर आती है? लेन देन पर, पूर्व व्यापार पर या फिर सट्टा उद्देश्य पर, इनमें से
सभी। तो किस पर होता है, तो क्या चीज बोलता है, तरलता जो है अधिकतम किस पर होता है, तो ये जो अधिकतम होता है बाबू वे इनमें से सभी पर होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है कि निवेश निर्भर करती है, तो निवेश किस पर करती है, पूंजी की सीमांत कुशलता पर, ब्याज की दर पर, ये भी दोनों पर, ये इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है से दोनों पर निर्भर करता है ना, पूंजी का सीमांत कुशलता पर भी और ब्याज का कितना दर है इसी पर तो निवेश प्रभाव करता है ना। अब मान के चलिए जहाँ हम 50,000 रुपये लगा रहा हूँ वहाँ कोई बोल देगा कि 0.5% से लेंगे, तो ऐसा थोड़ा है, कहीं बोल रहा है कि 10% लेंगे, तो वहाँ ना देने में फायदा बाबू। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन निर्गत करता है, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है बाबू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि आरबीआई देख करके मार दीजिएगा, नहीं। 1 रुपया का जो नोट है बाबू वे हमारा भारत के वित्त मंत्रालय में के द्वारा निर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइएगा भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जिसको बोलते हैं, या फिर धन कर। तो अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो आय कर, निगम कर, धन कर या फिर जीएसटी कर। तो ये जो हो जाएगा से कौन हो जाएगा, तो ये जैसे जीएसटी कर जो है से अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इनमें से होती है, तो क्या चीज होते हैं, इकाई की कीमत में लोच, अनंत की कीमत में लोच, शून्य कीमत पर लोच, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद भी अगर मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये क्या चीज कारण है, तो ये जैसे शून्य कीमत लोच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक जो है समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है बाबू वे किन साहब को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, तो सभी आर्थिक समस्याओं का जो प्रमुख कारण है बाबू वो क्या चीज होता है, तो ये जो है से आपका दुर्लभता आता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर है कि बाजार कीमत एमपी यानी मार्केट प्राइस पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है, तो जीएनपी बराबर क्या चीज होता है, तो ये जो होता है बाबू आपका क्या चीज होता है, तो होता है जीडीपी एमपी प्लस निवेश से शुद्ध आय, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है, तो जीडीपी जो है से फैक्टर कॉस्ट बराबर कितना होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है, तो उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, इनमें से सभी, तो इसे सभी के द्वारा जो है से राष्ट्रीय आय मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम प्रयास किया था, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है से प्रथम प्रयास जो किया था बाबू वे कौन थे, तो ये थे किन, ग्रेगर किन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्टॉक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है, तो स्टॉक में क्या जो होता है, धन होता है, मुद्रा की मात्रा होती है, भंडारण गृह में रखे जाने वाला अनाज होता है, इनमें से सभी होता है, तो कैसे होता है, तो ये जो है से सभी भंडारण में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि विशुद्ध प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आती है, तो क्या चीज आती है, तो विशुद्ध प्रतियोगिता में जो आती है बाबू वे वस्तु की एक रूपता आती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या चीज कहलाता है, तो ये जो कहलाता है बाबू ये क्या चीज कहलाता है, तो ये जो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु कर जीएसटी के दायरे में बाहर है, तो जीएसटी के दायरे से कौन सा बाहर हो जाएगा, तो ये जो है से बाबू आपका ये पेट्रोल का उत्पादन जो है जीएसटी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 52 नंबर है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को कहा जाता है, तो जब कहीं गिरावट हो रहा है तो उसको क्या चीज बोला जाता है, तो उसको जो बोला जाता है आपका बाबू वे विस्फीति बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का संयोजन क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है,
तो ये जो किया जाता है बाबू आपका वे धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए 50-50 पार हो चुके हैं। उसके बाद 50 क्वेश्चन और बचा है ना। तो फिर बताते हैं कि अगर आपको जो भी एग्जाम में कन्फर्म रहिएगा उसी को टिक आउट कीजिएगा, बाकी फालतू से नहीं। कहा कि 100 गो में से आपको 50 गो को करना ही होता है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं है, उत्पादन कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क कर या फिर सेवा कर। तो कौन नहीं है, तो इसको में जो है से आपका संपत्ति कर जो है से अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि बीमा क्षेत्र में 2021-22 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी की सीमा में 49% से बढ़कर कितना हो गया है। तो ये जो हो गया आपका बाबू हो गया कितना, 74%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 74%। उसके बाद 56 नंबर है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित किया गया था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है से भारत में कब स्थापित किया गया था। तो ये जैसे 52 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 में। स्थानांतरण वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। तो स्थानांतरण वस्तुओं के लिए मांग की जो लोच होती है बाबू वो क्या चीज होता है, तो ये जो होता है धनात्मक होता है। जहाँ पेट्रोल कम गया वहाँ पे डीजल से कम चलाइए, जहाँ किरोसिन कम गया वहाँ से डीजल से कम चलाइए, जहाँ डीजल कम गया वहाँ पे किरोसिन से कम चलाने वाली बात है ना। ये नहीं कि जहाँ पे गर्लफ्रेंड है वहाँ पे नहीं, छोड़िए आपका समय है पढ़ने का, इसलिए हंसी मजाक ज़्यादा भी अच्छा बात नहीं है ना। बजट की अवधि क्या होती है, तो बजट की अवधि जो होती है बाबू वो वार्षिक होती है। कैसा होती है, तो वार्षिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद किसके प्रशासन संदर्भ में हासिल किया गया था। तो ये जैसे किसके हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका बाबू वे नीति आयोग में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। तो अर्थव्यवस्था में क्या चीज केंद्रीय समस्या होता है, क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाता है, इनमें से सभी। तो केंद्रीय समस्या में जो आता है बाबू ये सभी आता है ना। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, किस मात्रा पर किया जाए, कितने उसका प्राइस रखा जाएगा, ये सभी होता है ना। उसके बाद है 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकट मुद्रा यानी नियर मनी होता है। तो निकट मुद्रा क्या चीज होता है, तो निकट मुद्रा के अंतर्गत जो आता है बाबू वे प्रभुति आता है, ब्रांड आता है या फिर बीमा पॉलिसी होता है, इनमें से सभी। तो निकट में जैसे इनमें से सभी आ जाएगा है ना। उसके बाद 62 नंबर है कि मुद्रा के कौन कौन कार्य प्रमुख है। तो प्राथमिक कार्य, द्वितीय या गौण कार्य, आकस्मिक कार्य या फिर इनमें से सभी। तो मुद्रा के जो है से प्रमुख कार्य कौन होता है, तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन विधि ग्राह मुद्रा। तो विधि ग्राह मुद्रा के अंतर्गत कौन सी होता है, तो विधि ग्राह मुद्रा के अंतर्गत जो होता है से वे प्रचलित पत्र मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर मुद्रा के निर्माण की व्यवस्था आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है बाबू वे न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 65 नंबर है कि पत्र मुद्रामान या पत्र पर चलन मान में किस प्रकार की मुद्रा चलन में नहीं है। तो किस प्रकार की मुद्रा चलन में नहीं है, तो ये जो है बाबू आपका ये परिवर्तनशील पत्र मुद्रा चलन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 66 नंबर है कि श्रम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अच्छी मुद्रा होती है। तो कौन सी मुद्रा जो होती है से अच्छी मुद्रा होती है, तो ये जो है से प्रमाणिक मुद्रा जो होती है से अच्छी मुद्रा होती है ना। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 नामक पुस्तक जो 1911 में आया था नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये जो है से किसने लिखा है, तो ये जो है से आपका फिशर साहब ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है। तो कौन सा सही समीकरण है, तो P बराबर कुछ होता है mv प्लस m1 mv/t, यही तो सही है जी। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। ठीक है,
उसके बाद है 69 नंबर है कि मुद्रा पूर्ति का निगमन कौन करता है? तो मुद्रा पूर्ति का जो है निगमन कौन करता है? तो आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल किस पर आधारित होता है? मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का जो मूल होता है वो किस पर होता है? तो उपभोग पर, आय, उपभोग एवं बचत पर, इनमें से सभी। तो किस पर होता है? तो ये जो होता है आपका बाबू वे आय पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? तो विश्व का जो है प्राचीनतम केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, बैंक ऑफ फ्रांस या फिर बैंक ऑफ इंडिया। चाहे जो क्या चीज बोला था, निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? तो ये जो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो भारत में केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो हुआ था से बाबू ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि नरसिम्हा समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से किया गया? तो ये जैसे बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन नंबर बैंकिंग सुधार से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोग का संतुलन बिंदु है। तो उपभोग का जो है संतुलन बिंदु क्या चाहिए? तो उपभोग का संतुलन बिंदु जो है क्या चाहिए? तो सीमांत उपभोक्ता बराबर होता है मूल, सीमांत उपभोक्ता ग्रेटर देन मूल, सीमांत उपयोगिता लोअर देन मूल, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि एम पी प्लस एम एस बराबर कितना होता है? तो जो होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 77 नंबर है कि गुणांक 1 माइनस सी में सी कौन होता है? तो सी जो है कंजप्शन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जो है क्या चीज को दर्शाता है? सी जो है कंजप्शन को यानी कि भोग को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद 78 नंबर एक निम्नलिखित में से किस में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का ज्ञात करते हैं? तो किस में जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का ज्ञात करते हैं? तो ये जो करते हैं से डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल आधारित होता है? तो पत्र मुद्रा में जो है निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये जो होता है अंकित मूल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि एम पी सी 0.5 है तो गुणांक का मान क्या हो जाएगा? तो एम पी सी 0.5 है तो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो इसको आप जब करिएगा बाबू तो हो जाएगा कितना? तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी की 10 यानी 0.2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 81 नंबर एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। तो राष्ट्रीय आय में जो होता है बाबू ये क्या चीज सम्मिलित होता है? तो मजदूरी लाभ, लगान, मजदूरी, वेतन, लाभ सब होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रभाव से संबंधित है? तो चक्रीय प्रभाव से कौन सा संबंधित है? तो मौद्रिक प्रभाव, वास्तविक प्रभाव, ए और बी दोनों। तो ये जो हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद जो है उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है बाबू वो किससे मापा जाता है? तो सीमांत प्रतिस्पर्धा स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की रेखा के खिसकने का अर्थ क्या चाहिए? तो मांग की रेखा जब खिसक रहा है बाबू तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ होता है आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन के कारण क्या चाहिए? मांग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 85 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्थापन वस्तुओं के इंगित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो स्थापन वस्तुओं के जैसे इंगित करने की बात आता है वहाँ तो क्या हो जाएगा? चाय और कॉफी। जैसे जहाँ पे चाय की रेट, कॉफी की रेट बढ़ गया ऑटोमेटिक वहाँ पे चाय ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देंगे, यही होता है स्थानांतरण। ठीक है। उसके बाद है कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से क्या चीज होता है? तो
कुल राष्ट्रीय आय में जैसे कुल जनसंख्या से भागा दे देंगे बाबू तो होता है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है कि बजट रेखा दर्शाता है। तो बजट जो रेखा है बाबू वो क्या चीज दर्शाता है, तो बजट रेखा जैसे क्या चीज, तो ये जैसे मूल अनुपात को दर्शाता, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर है कि मांग की लोच का आस क्या चाहिए, तो मांग की जो लोच का आस होता है बाबू वो क्या चीज होता है, तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की फर्मों में दीर्घकाल में एम सी बराबर होता है एम आर बराबर ए सी बराबर ए आर होता है, तो ये जैसे किस प्रकार की फर्म होता है, तो ये जो फर्म होता है बाबू वे आपका पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 नंबर है कि आयताकार आरती पर वाले मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है, तो मांग की लोच जो होती है से क्या चीज होती है, तो मांग की लोच जो होती है से इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 91 नंबर है कि अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त निवल साधन आय नकारात्मक है, तब जब एक देश से विदेश से प्राप्त निवल साधन आय क्या चाहिए, तो नकारात्मक है, तो क्या चाहिए हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका बाबू जीडीपी ग्रेटर देन एनएनपी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 92 नंबर के दृश्य और अदृश्य मदों का व्यापार संबंधित है, तो दृश्य और अदृश्य मदों का जो व्यापार संबंधित है बाबू वो भुगतान संतुलन से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 93 नंबर है कि जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र क्या चाहिए होता है, जब व्यापार संतुलन क्या चाहिए होता है, तो इक्वल होता है, तो इक्वल के मतलब क्या चाहिए होता है, तो एम बराबर एन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 94 नंबर है कि विदेशी विनिमय दर होती है, विदेशी जो विनिमय दर होती है ये द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो विदेशी जो है विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो जैसे मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 95 नंबर है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है, एक विदर्श ने कहा था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन चालू खाता की मध्य है, तो कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका बाबू वे दृश्य मदों का निर्यात, दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों का व्यय, ये सभी आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आ जाएगा, ठीक ना, चालू खाता में। उसके बाद है 97 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन पूंजी खाते की मध्य है, तो पूंजी खाते में क्या किया जाएगा, तो पूंजी खाते में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है से 98 नंबर कि मंदी में कौन सा बजट वांछनीय होता है, तो मंडी में जो मंदी हो जाएगा बाबू तो ऑटोमेटिक है कि घाटे की बजट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि जब औसत लागत गिरती है तब निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है, जब औसत लागत है से जो कैसा होता है तो गिरने लगता है, तो ये जो है से आपका बी वाला रेशियो दर्शा देता है। ठीक है, ए सी ग्रेटर देन होता है एम सी से। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि न्यून मांग को सुधारने की राजकोषीय उपाय क्या है, तो न्यून मांग को सुधारने की राजकोषीय क्या चाहते हैं, तो हिन्नार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण में कमी हो जाता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी, इनमें से सभी। तो ये जो है से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।